वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी, कैच योर गोल। दोस्त, हमें तब तक चलना है जब तक हमको अपनी मंजिल ना मिल जाए, हमें अपना गोल ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हमें तब तक चलना है जब तक हमें सफलता ना मिल जाए। हमारे राष्ट्र कवि भी यही कहते हैं, लिखते हैं कि जब मेघनाथ को भाई साहब जानते हैं, इंद्रजीत, जब वो लास्ट टाइम युद्ध करने जा रहा था प्रभु श्री रामचंद्र जी से, तो वो अपनी पत्नी सुलोचना के सामने, वो जानता था कि हमें हारना ही हारना है, पहले से पता था, लेकिन उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। ठीक है, सफल होने के लिए वो गया रणभूमि तक। राष्ट्र कवि लिखते हैं कि प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, ये सेवक ऋणी तुम्हारा है, तुम भी जानो मैं भी जानूं, ये अंतिम मिलन हमारा है। तो ठीक, तो इसके साथ हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या, जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हमने O2 और CO2 सबकी बात कर ली। अब आखिर ये रेस्पिरेशन जो होता है, ये रेगुलेट कहाँ से होता है? तो सबको पता है, रेगुलेट कौन करेगा? मालिक करेगा। मालिक का मतलब हमारा ब्रेन करेगा। हर चीज़ का सेंटर कहाँ पे है? हमारे ब्रेन में है। इसीलिए तो इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर बोला जाता है, या मास्टर बोला जाता है, मालिक बोला जाता है। ठीक, तो जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है वो हमारे ब्रेन के द्वारा होता है। और ब्रेन में भी आपको पता है 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और दिस लास्ट वन इज़ द हाइंड ब्रेन। ठीक, अब हाइंड ब्रेन के भी जब ब्रेन आपको पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? सेरेबेलम। क्या होता है बाबू? सेरेबेलम। और क्या होता है सेरेबेलम के अलावा? इसमें पॉन्स रीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉन्स वेरोलाई। क्या बोलते हैं इसको? पॉन्स वेरोलाई बोलते हैं। और थर्ड वन होता है मेड्यूला। क्या होता है? मेड्यूला, जिसका पूरा नाम होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्या नाम होता है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। शार्ट में इसको क्या बोलते हैं? पॉन्स बोलते हैं, पॉन्स वेरोलाई को। शार्ट में मेड्यूला ऑब्लंगेटा को शार्ट में क्या बोलते हैं? खाली मेड्यूला बोलते हैं। तो आपके ये जो दोनों हैं, यानी कि ब्रेन तो करता ही करता है, ब्रेन में हाइंड ब्रेन करता है, और हाइंड ब्रेन में भी सबसे पीछे वाले ब्रेन में पॉन्स करता है। कौन रेगुलेट करता है? हमारे रेस्पिरेशन को पॉन्स करता है, पॉन्स। ठीक है, पॉन्स करता है और मेड्यूला करता है, ये दोनों करते हैं। ठीक, सेरेबेलम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मिड ब्रेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फोर ब्रेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। किसका कंट्रीब्यूशन है? 100% हाइंड ब्रेन में भी पॉन्स और मेड्यूला का। और पॉन्स और मेड्यूला में भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल किसका है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो मेड्यूला के ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका रेगुलेशन हो रहा है रेस्पिरेशन का, कब हमको सांस लेना है, कब छोड़ना है, कब CO2 बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है, उस टाइम एडजस्ट जो करेगा हमारे बॉडी को, वो मेड्यूला ही करेगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेड्यूला इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका मेड्यूला होता है। अब ये देखिए, जो मेड्यूला होता है इसके पास 2 पार्ट होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? मेड्यूला के पास 2 पार्ट होता है। एक तो इसके पास रिदम सेंटर होता है। क्या होता है? रिदम सेंटर होता है। फर्स्ट पार्ट रिदम सेंटर होता है। और इसके पास जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। क्या होता है? कीमोसेंसिटिव एरिया।
कीमोसेंसिटिव एरिया। मेडुला के पास दो पार्ट होते हैं या दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिदमिक सेंटर या रिदम सेंटर बोलते हैं, दूसरा कीमोसेंसिटिव एरिया होता है। अगर हम इसको ब्रेन में दिखाएं, क्या ब्रेन में, ये देखिए सपोज कीजिए ये हमारा ब्रेन है, ये क्या है, ये देखिए ये सपोज कीजिए हमारा ब्रेन है, ठीक। यहाँ पर ये जो पीछे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये है मेड्यूला, क्या है ये, मेड्यूला है। और ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये पॉन्स है, क्या है ये, पॉन्स। यही पॉन्स नीचे आकर के हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चली जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये पॉन्स जो है एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर बना करके नीचे चली जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसी को, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया। मेडुला यहाँ पे होता है, पॉन्स इसके जस्ट नीचे होता है। अब देखिए क्या होता है कि मेडुला के पास दो सेंटर, रिदमिक सेंटर और कीमोसेंसिटिव एरिया। अब ये रिदमिक सेंटर होता है, इसमें ये मेन क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है, यानी कि मेन जो कंट्रोल होता है वो रिदम सेंटर के पास होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है, ये आपके जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है CO2 प्लस H प्लस आयन, यानी कि CO2 एंड H प्लस आयन के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। यानी कि जैसे ही हमारे बॉडी में CO2 पहुंचेगा या CO2 बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही CO2 बढ़ेगा या H प्लस बढ़ेगा, ठीक, तो ये तुरंत सूचना किसको देगा, रिदमिक सेंटर को देगा कि मालिक CO2 बढ़ रहा है, H प्लस बढ़ रहा है, इसको जल्दी से बाहर निकालो। जरा अपना सांस रोक के देखिए, सांस रोक लिया हमने, उसके बाद CO2 लगातार बढ़ेगा, सांस हमारा फूलने लगेगा, तो तुरंत सूचना किसके पास जाती, भाई निकालो इसको निकालो, जल्दी निकालो। तो ये सूचना कीमोसेंसिटिव एरिया कहता है मालिक, यानी कि मालिक कौन है, रिदम सेंटर ब्रेन में, ठीक। ये भी हालांकि ब्रेन का पार्ट है, ये भी ब्रेन का पार्ट है, तो इसका लेकिन मालिक कौन है, कीमोसेंसिटिव एरिया का मालिक रिदमिक सेंटर है। तो अगर CO2 H प्लस बढ़ेगा तो ये कहेगा मालिक CO2 और H प्लस बढ़ रहे हैं, तो कहेगा ठीक है बढ़ रहे हैं, तो रिदम सेंटर क्या करेगा, तुरंत रिदम सेंटर क्या करेगा, तुरंत जो है डायाफ्राम के मसल्स को, ठीक, और किसको, डायाफ्राम के मसल और इंटरकॉस्टल मसल को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आपके रिदम सेंटर जो होता है ये डायाफ्राम को, किसको, डायाफ्राम के फ्रीनिक मसल्स को और इंटरकॉस्टल मसल को, हमने बताया था ना, इंटरकॉस्टल मसल याद कीजिए, इंटरकॉस्टल मसल जो कि रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, इनको आदेश देगा और डायाफ्राम के फ्रीनिक मसल को ये क्या करेगा, कमांड करेगा, आदेश देगा कि भाई क्या हो जाओ, डायाफ्राम नीचे की तरफ जाओ, इंटरकॉस्टल मसल ऊपर की तरफ उठ जाओ, ताकि एक्सपायरेशन बड़े आसानी से हो जाए, ठीक। तो कीमोसेंसिटिव एरिया से सिग्नल किसके पास गया, कीमोसेंसिटिव एरिया से बाबू सिग्नल रिदमिक सेंटर के पास जाता है, और रिदमिक सेंटर से सिग्नल निकल के कहाँ पे जाते हैं, डायाफ्राम की मसल्स को जाते हैं और इंटरकॉस्टल मसल को जाते हैं। इस तरीके से रेगुलेशन होता है। अब देखिए पॉन्स क्या करता है, ये तो मेडुला की बात हो गई। जो पॉन्स होता है, पॉन्स रीजन में एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अच्छा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जैसे नहीं लग रहा, न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया कहाँ पे होता है, लंग्स, तो ये चीज़ लंग से संबंधित है, ठीक है। अगर जैसे अनपढ़ आदमी भी अगर इसको पढ़े न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसका मतलब उसको समझ में आएगा कि ये टर्म जो है लंग से संबंधित है। तो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है इसके, ठीक है, ये भी रेगुलेट करता है हमारे लंग्स को, किसको रेगुलेट करता है, लंग्स को। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो हमारे रिदमिक सेंटर पर काम करता है, किस पर काम करता है, रिदमिक सेंटर पर का भी काम करता है, और हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया पर भी काम करता है। इनके फंक्शन को थोड़ी देर के लिए ये मॉडरेट कर सकता है, क्या कर सकता है, ये मॉडरेट कर सकता है। यानी कि अगर रिदमिक सेंटर पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मालिक के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो कुछ काम किसको दे देगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को दे देगा, कहेगा थोड़ी देर के लिए कारभार तुम संभालो। अगर ये राष्ट्रपति है तो ये उपराष्ट्रपति है, ठीक है,
अगर इस पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो थोड़ी देर के लिए मॉडरेट कौन कर देगा, नीमोटैक्सिक सेंटर। यानी कि नीमोटैक्सिक सेंटर और रिदमिक सेंटर दोनों मिल करके काम करते हैं। लेकिन बस याद रखिएगा, नीमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो पोन्स में पाया जाता है और रिदमिक सेंटर जो होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा यानी कि सिंपली मेडुला में पाया जाता है। ठीक। अच्छा, हमको कभी कभी भूल जाता था कि अच्छा ये रिदमिक सेंटर तो याद रहता था मेडुला में पाया जाता है, लेकिन कीमोसेंसिटिव एरिया और न्यूमोटैक्सिक सेंटर भूल जाता था कौन किस में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पी फॉर न्यूमो, ठीक है, पी फॉर नीमोटैक्सिक, पी फॉर पॉन्स, क्या पी फॉर नीमोटैक्सिक और पी फॉर पॉन्स भी होता है। यानी कि आपको याद हो गया कि नीमोटैक्सिक सेंटर जो होते हैं वो पॉन्स में पाया जाता है और जो दूसरा वाला है कीमोसेंसिटिव एरिया वो मेडुला में ही पाया जाता है। ओके, अब देखिए इस तरीके से तो रेगुलेशन हो गया। अब हमारे पूरे बॉडी में क्या चीज़, हमारे पूरे बॉडी में आपको पता है ब्लड वेसल्स हैं। जी हाँ, ब्लड वेसल्स हैं सर जी। तो ब्लड वेसल से क्या हो जाता है, ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा हार्ट। अच्छा, हार्ट कितने चैम्बर का होता है ज़रा बताना, हार्ट कितने चैम्बर का होता है बाबू? हार्ट जो होता है हमारा 4 चैम्बर का होता है। हार्ट जो है हमारा 4 चैम्बर का होता है। तो हम इसमें बनाएंगे 4 चैम्बर, ये देखिए 4 चैम्बर। लेकिन कुछ बच्चे पहले क्या करते थे, ठीक, वो ऐसे हार्ट बना दिए। हार्ट मान लीजिए 4 चैम्बर बनाना था, ये 1 2 3 4 चैम्बर बनाना था। लेकिन पहले बच्चे क्या करते थे, बच्चे कुछ इस तरीके से कर देते थे। कैसे कर देते थे, ये लो साला, ये कर दिया, ठीक, और यहाँ से इसको थोड़ा सा और ये मिला दें, लो यही हार्ट दूसरों को दे दिया। अबे ये जो तुम हार्ट दे रहे हो कितने चैम्बर का दे रहे हो, जिसको भी दे रहे हो थोड़ा सा यहाँ खून गिरा दिए, ठीक है। तो ये जो तुम हार्ट दे रहे हो कितने चैम्बर का, 1 2 3 चैम्बर का हार्ट दूसरे को दे दिए। और 3 चैम्बर जो होता है वो फ्रॉग का होता है। 3 चैम्बर हार्ट जो होता है वो फ्रॉग का होता है, यानी कि एम्फीबिया का होता है। तभी तो काम ही नहीं बनता, तभी तो सेट ही नहीं होता कहीं पर मामला। जब तुम फ्रॉग का हार्ट दे करके आए हो 3 चैम्बर वाला, अरे देना हो तो ऐसे दो, ठीक है, तीर वीर तो मारो, लेकिन ये 4 चैम्बर वाला दो, तब तो बनेगा काम, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का होता है। अगर हम हार्ट की बात करें यहाँ पर थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए, ये हार्ट है। हार्ट से बाबू अगर हम बताएं, यहाँ से ढेर सारी पाइप्स निकली हुई हैं। क्या निकली हुई हैं, ब्लड की पाइप्स निकली हुई हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, जिनको हम लोग बोलते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है, अच्छा एक चीज़ और, जिनको हम लोग है बोलते हैं एरोटिक आर्च। क्या बोलते हैं, एरोटिक, एरोटा से याद आया, एरोटिक आर्च। क्या बोलते हैं इसको, एरोटिक आर्च बोलते हैं। अब देखिए एरोटा, एरोटा का मतलब बड़ी बड़ी मोटी मोटी ब्लड की वेसल्स, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। अब देखिए इस एरोटिक आर्च में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है और इसमें, इस अंदर की दीवार पे, एंडोथीलिया की मेम्ब्रेन पर जो होते हैं, इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। किसके रिसेप्टर पाए जाते हैं, CO2 और H+ के रिसेप्टर पाए जाते हैं। अगर कहीं गलती से इसमें CO2 और H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो तुरंत ये रिसेप्टर क्या कर लेगा, इसको परसीव करने लगेगा, ये इसके प्रति सेंसिटिव होते हैं। यानी कि एरोटिक आर्च में CO2 और H+ के रिसेप्टर पाए जाते हैं और तुरंत ये रिसेप्टर किसको सूचना देते हैं, जाकर के मेडुला को, मालिक को देते हैं कि मालिक मालिक क्या CO2 और H+ बढ़ रहा है। ये तो रहा एरोटिक आर्च की बात। और इसी तरीके से होती है कैरोटिड आर्टरी, हमारी कौन सी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी अगर हम आपको दिखाएं, कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। ज़रा ऐसे ब्रेन को कीजिए, क्या, ब्रेन को एक तरफ घुमाइए, यहाँ पर ये जो निकल रहा है ना, ये कैरोटिड आर्टरी है। क्या है ये,
कैरोटिड आर्टरी है। इधर भी घुमाइए, ये वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो निकल रहा है ये कैरोटिड आर्टरी है। तो इस कैरोटिड आर्टरी में जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो इस कैरोटिड आर्टरी में भी क्या पाया जाता है, सेंसिटिव एरिया पाया जाते हैं। किसके प्रति, CO2 और H+ के एनकाउंटर में यहाँ पर एरिया, सेंसिटिव एरिया पाए जाते हैं जो कि बढ़े हुए CO2 और H+ को परसीव कर लेते हैं और तुरंत सूचना देते हैं किसको, मालिक को, यानी कि मेड्यूला को देते हैं। तो इस तरीके से एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में भी क्या पाए जाते हैं, सेंसिटिव रीजन पाए जाते हैं जो CO2 और H+ के बढ़े हुए कंसंट्रेशन को परसीव कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से पॉन्स, मेड्यूला, एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी ये सब मदद करते हैं रेगुलेशन में। किस में मदद करते हैं, रेगुलेशन में। CO2 और H+ को आपके डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, O2 का जो होता है ना, कहीं उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है बढ़े हुए O2 या घटे हुए O2 का, ऑक्सीजन का। इसीलिए आपकी NCERT बुक कह रही है कि O2 का जो होता है इनसिग्निफिकेंट होता है, रेगुलेशन में इनसिग्निफिकेंट रोल होता है। ठीक, मेन रोल जो होता है CO2 और H+ का होता है। अब इसी चीज़ को अगर एक डायग्राम से माध्यम से समझाएं, किसके माध्यम समझाएं, आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएं। ले भैया, डायग्राम के माध्यम से समझ। ये है आपका पॉन्स रीजन, पॉन्स रीजन, ठीक है। पॉन्स रीजन, पूरा नाम पॉन्स वेरोलाई, ठीक, भूलिएगा मत। और ये है हमारा मेन मालिक जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेड्यूला, पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसी का जस्ट एक पार्ट होता है छोटा सा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोसेंसिटिव, कीमोसेंसिटिव एरिया, क्या बोलते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया। और ये जो मेन मेडुला है इसमें है आपका रिदम सेंटर, क्या है, रिदम सेंटर। और कीमोसेंसिटिव एरिया ये भी मेडुला का पार्ट है, क्या, ये भी मेडुला का ही पार्ट है, लेकिन इस वाले मेडुला में क्या है, ये कीमोसेंसिटिव एरिया। तो मेडुला में दो, एक आपका रिदमिक सेंटर, एक कीमोसेंसिटिव एरिया। पॉन्स रीजन में हमने क्या बताया, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है पॉन्स वाले रीजन में। तो ये देखिए पॉन्स में ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हो गया, क्या हो गया, न्यूमोटॉक्सिक। ये इसका रिदमिक सेंटर हो गया ये पॉइंट, और ये कीमोसेंसिटिव एरिया हो गया। ओके, देखिए आपके लिए अच्छा सा डायग्राम बना दे रहे हैं। ये देखिए ये 3 सेंटर हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जब मेडुला में, ठीक है, CO2 और H+ कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो ये सूचना इसके पास गया, किसके पास गया, डिलीवर हो गया ये, ठीक है, इसके पास चला गया। कीमोसेंसिटिव वाला भी किसके पास आएगा सूचना, इसके पास आएगा, इसी की तरफ आएगा, किसके पास, मेडुला रिदमिक सेंटर। ओके, और पॉन्स वाला कीमोसेंसिटिव एरिया इसको भी भेज सकता है सूचना, ठीक, और ये सूचना वापस भी आ सकती है, ठीक, वापस आई, देखिए ये वापस आई न्यूरॉन के थ्रू। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बता दें, ये पूरा और पूरा हमारा न्यूरल कंट्रोल में होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये न्यूरॉन्स हैं हमारे, क्या हैं, न्यूरॉन्स हैं। आपको हम बताएंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन सेल के ही मॉडिफिकेशन से बनते हैं, लेकिन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जिनमें बिजली पैदा होती है। तो ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि अब इनसे सूचना इधर भी आई, ये, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ये आपका मेडुला यहाँ से, ठीक, मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन 2 होते हैं। जब हम आपको ब्रेन पढ़ाएंगे वहाँ पर 2 तरीके के न्यूरॉन पढ़ाएंगे, एक सेंसरी टाइप होते हैं, एक मोटर होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो पूरे बॉडी के सूचना को ब्रेन तक लाते हैं, क्या, पूरे बॉडी से सूचना ब्रेन तक लाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और बदले में जो मालिक डिसीजन लेता है, ठीक, यानी कि ब्रेन से जो सूचना दूसरे ऑर्गन तक ले जाते हैं, उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये देखिए ये इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि कोई भी ऑर्गन ये जो वापस लाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम आपको बताएं, यहाँ पर एक वेगस नर्व होती है, क्या होती है, वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है वो हमारी जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, हमारी वेगस नर्व जो होती है वो
हमारे लंग से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? लंग से जुड़ी होती है और ब्लड वेसल से जुड़ी होती है, इन सब से ये जुड़ी होती है। और CO2 और H+ बढ़े हुए कंसंट्रेशन को सूचना को कहाँ तक लाती है? यहाँ तक, ब्रेन तक लाती है। मतलब ये सूचना ब्रेन तक लाई, मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ला रहा है, ठीक। और यहाँ पर इसको एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद ये सूचना फिर से वापस भेज दिया जाएगा कि करना क्या है डिसीजन लेकर के, यानी कि ये मोटर न्यूरॉन हुआ, ठीक है। ये ब्रेन की तरफ आ रहा है इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन, ये ब्रेन से दूर जा रहा है इसीलिए मोटर न्यूरॉन, ठीक। अब ये देखिए, ये स्पाइनल कार्ड जो हमने बताया पॉन्स रीजन होता है वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू जाता है, ये चला गया स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पे चला गया? ये स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कार्ड से ढेर सारी नर्व निकल करके जगह जगह पर कहाँ जाती हैं? ये आपके जाएंगी, स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकल रही हैं वो आपके डायाफ्राम को जाएंगी। कहाँ पर जाएंगी? ये डायाफ्राम को रिलैक्स कराने के लिए जाएंगी, ठीक। डायाफ्राम को रिलैक्स कराने के लिए जाएंगी और जो यहाँ से निकलेगी, ठीक है, जो यहाँ से आपके न्यूरॉन्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे? जो न्यूरॉन्स निकलेंगे वो आपके इंटरकॉस्टल मसल को जाएंगे, इंटरकॉस्टल मसल को जाएंगे, ठीक। डायाफ्राम को ये रिलैक्स करवाएगा, इंटरकॉस्टल यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल को ये रेगुलेट करेगा। और इधर स्पाइनल कार्ड डायाफ्राम को क्या कराएगा? रिलैक्स करवाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। और ये जो वाली नर्व जा रही आपकी, ये वेगस नर्व है। क्या है? ये वेगस नर्व है, ठीक है। हमारे अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, जो ब्रेन से बड़ी बड़ी नर्व निकलती हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, ठीक है। और वो 12 पेयर होती है, यानी कि टोटल 24 होती है, जिसमें 10वीं पेयर वेगस नर्व होती है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक। ओके, तो ये वेगस नर्व हो गया। तो ये पूरा आपका रेगुलेशन है, ठीक है, शॉर्ट में हमने बताया, ठीक है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन याद कर लीजिए, आपका इसी में फ़ायदा है, ठीक। तो जल्दी से याद कर लीजिए क्या क्या है। पॉन्स है, मेडुला है। शार्ट में याद करना हो तो कुछ मत याद कीजिए, पॉन्स याद कीजिए, मेडुला याद कीजिए, केमोसेंसिटिव एरिया याद कर लीजिए, बस। इसके अलावा कुछ मत याद कीजिए, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है।